हेलो एवरीवन, आज हम लोग इन्फिनेटिव के बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। इन्फिनेटिव एक तरह का नॉन फाइनाइट वर्ब है। इन्फिनेटिव सुनते ही हमारे मन में इसका डेफिनेशन आ जाता है, जो कि है बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब ऑफन फॉलोड बाय टू। वर्ब का एक फॉर्म, बेस फॉर्म, जिसको हम टू के साथ यूज़ करते हैं, जैसे कि टू वॉक, टू गो, टू प्ले। तो जब भी एक सेंटेंस में हमको ऐसे शब्द दिखते हैं तो हम इजीली पॉइंट आउट कर लेते हैं कि ये इन्फिनेटिव है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई लव टू स्विम। मुझे तैरना पसंद है। आई लव टू स्विम। अगर पूछा जाए कि इसमें इन्फिनेटिव कहाँ पे है, तो टू स्विम ये जो पार्ट है, दिस इज इन्फिनेटिव। हम इजीली पॉइंट आउट कर लेंगे। लेकिन क्या इतना जानना काफ़ी है? नहीं। इन्फिनेटिव, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक वर्ब तो है, एक वर्ब का फॉर्म है, लेकिन एक सेंटेंस में वो एक वर्ब के जैसे यूज़ नहीं होता है। इन्फिनेटिव को हम एक सेंटेंस में या तो एक नाउन के रूप में यूज़ करते हैं, या एक एडजेक्टिव के रूप में, या एक एडवर्ब के रूप में इसको हम यूज़ करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक सेंटेंस में इन्फिनेटिव को आप पॉइंट आउट करिए, तो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि वर्ब के आगे टू लगा होगा। यूजुअली इसी फॉर्म में इन्फिनेटिव रहेगा एक सेंटेंस में। लेकिन इफ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये इन्फिनेटिव किस रूप में है, एक सेंटेंस में इसका फंक्शन क्या है, क्या एक नाउन है, क्या ये इन्फिनेटिव एक एडजेक्टिव के जैसे काम कर रहा है, क्या एक एडवर्ब के जैसे काम कर रहा है, तब इसको आंसर करने के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमको इन्फिनेटिव को बिल्कुल बेसिक से समझना पड़ेगा। तो मैं बिल्कुल शुरुआत से एकदम बेसिक से शुरू करूंगी कि इन्फिनेटिव क्या है। इन्फिनेटिव को जानने के लिए हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि वर्ब क्या है, क्योंकि इन्फिनेटिव के डेफिनेशन में ही कहा गया है कि इट इज द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। सो एट फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज अ वर्ब। वर्ब यानी क्रिया, काम, कोई एक्शन, जैसे कि सिंग, लाफ, वॉक, प्ले। ये सब क्या, ये जो वर्ड्स है ये क्या शो कर रहे हैं? कोई एक्शन, कुछ काम। तो ये जो वर्ड्स है, ये वर्ब्स है। सो वर्ब्स मेनली हमको क्या बताते हैं कि एक इंसान क्या कर रहा है, क्या काम हो रहा है। ओके, दैट इज शोन बाय अ वर्ब। नाउ बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब क्या है? बेस फॉर्म यानी बिल्कुल मूल रूप, एक वर्ब का, एक क्रिया का मूल रूप। जैसे कि एकदम सिंप्लीफाइड जो होता है, बेसिक फॉर्म होता है वर्ब का, जैसे हेल्प। हेल्प एक वर्ब का बेस फॉर्म है। इसका एस फॉर्म क्या होगा? हम जब इसके साथ एस लगा देंगे। ईडी फॉर्म क्या होगा? जब हम ईडी जोड़ देंगे। आईएनजी फॉर्म क्या है? जब हम आईएनजी लगा रहे हैं। राइट, नेक्स्ट इज प्ले। प्ले एस फॉर्म हो जाएगा प्लेज। सिमिलरली ईडी फॉर्म प्लेड, आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। सो बेस फॉर्म इज द मूल रूप, एक वर्ब का बिल्कुल बेसिक जो फॉर्म होता है, जिसके साथ हमने कुछ भी जोड़ा नहीं है। ओके, तो इन्फिनेटिव हमेशा बेस फॉर्म में रहता है, उसके साथ हम टू को जोड़ते हैं। कई बार बिना टू के भी इन्फिनेटिव हो सकते हैं, उनको कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव्स। उसमें हम जाएंगे बाद में। तो आई होप कि आपको इसका डेफिनेशन जो हम पढ़ते हैं उसका मतलब समझ में आ गया होगा कि इन्फिनेटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब ऑफन फॉलोड बाय टू। एक वर्ब का मूल रूप, बेस फॉर्म, जिसके साथ हम टू जोड़ते हैं, उसको इन्फिनेटिव कहा जाता है। अब इन्फिनेटिव एक बेस फॉर्म ऑफ वर्ब तो है, लेकिन एक सेंटेंस में हम इसको वर्ब के जैसे यूज नहीं करते हैं। हम इसको आइदर नाउन के जैसे यूज करेंगे, एडजेक्टिव के जैसे यूज करेंगे, या कई बार हम
एडवर्ब के जैसे भी इन्फिनेटिव को यूज करते हैं। अब इन्फिनेटिव को हम एक सेंटेंस में वर्ब के जैसा तो यूज नहीं करते हैं, ऑल्दो इट इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, a non-finite verb, but in a sentence it is not used as a verb, it is used as a noun most of the times। noun के जैसे यूज होता है, कई बार adjective adverb के जैसे। तो infinitive को हम noun के जब noun के जैसा यूज करेंगे एक सेंटेंस में, तो एक noun सेंटेंस में हमेशा subject होता है या फिर object होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में नाउन एक सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा, राइट। नाउन है क्या? नाउन किसी भी चीज का नाम है, नेम ऑफ प्लेस, एनिमल, थिंग, ओके। और ह्यूमन बीइंग किसी इंसान का नाम, जानवर का नाम, किसी चीज का नाम, इसको नाउन कहते हैं, ओके। सो नाउन को हमेशा हम एक सब्जेक्ट में रखते हैं सेंटेंस में या फिर ऑब्जेक्ट में रखते हैं। अब इन्फिनेटिव को जब हम नाउन के जैसा एक सेंटेंस में यूज करेंगे तब हम उसको एक सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे या तो फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे, राइट। इसीलिए सेंटेंस में सब्जेक्ट का पोजीशन, वर्ब का पोजीशन और ऑब्जेक्ट का पोजीशन जानना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही आसान है। पहला सेंटेंस देखिए, राहुल इज प्लेइंग गिटार। राहुल गिटार बजा रहा है। यहाँ पे राहुल एक नाम है पर्सन का, ये एक नाउन है और साथ ही साथ ये सब्जेक्ट है हमारे सेंटेंस का, राइट। सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है। यहाँ पे राहुल के बारे में बात हो रही है तो ये हमारा सब्जेक्ट है। इज यहाँ पे एक वर्ब है, इज मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, राइट। इट इज अ हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर, हैज, हैव, डज, इनको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। वर्ब है प्लेइंग। प्लेइंग जो है, जो मेन एक्शन को दिखा रहा है, काम को दिखा रहा है, वो हमारा मेन वर्ब है। और ये गिटार जो कि एक नाउन है, अगेन एक चीज का नाम है, सो नाउन, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। सो सब्जेक्ट, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब बीच में रहता है यूजुअली और ऑब्जेक्ट लास्ट में। ऑब्जेक्ट के ऊपर काम होता है, द एक्शन इज बीइंग डन अपॉन द ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जो है वो काम करता है। सो राहुल इज प्लेइंग गिटार, सब्जेक्ट विच इज अ नाउन, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट विच इज ऑल्सो अ नाउन। यहाँ पे देखिए, द चिल्ड्रन ईट केक्स, बच्चे केक खाते हैं, राइट। सो सब्जेक्ट क्या है, काम कौन कर रहा है? द चिल्ड्रन। यहाँ पे ये चिल्ड्रन एक कॉमन नाउन है और ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ईट जो है वो हमारा वर्ब है, मेन वर्ब, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। सो दिस मच इज क्लियर, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कैसे एक सेंटेंस में यूज होता है। अब हम देखेंगे कि इन्फिनेटिव को हम एक सेंटेंस में कैसे नाउन की जगह पर यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट एंड एज एन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे इन्फिनेटिव्स यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे हम लोग टू इन्फिनेटिव्स के बारे में ही सबसे पहले पढ़ रहे हैं, यानी ऐसे इन्फिनेटिव्स जिनके आगे टू लगा हुआ है उनके बारे में ही अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बेयर इन्फिनेटिव्स के बारे में भी बताऊंगी जो कि बहुत ही ईजी है, जहाँ पर टू नहीं लगता है, सिर्फ वर्ब यूज होता है, लेकिन उसको भी हम इन्फिनेटिव ही बोलेंगे, राइट। तो सबसे पहला एक सेंटेंस मैंने लिखा है, बहुत ही इजी सेंटेंस है, प्रिया इज अ गुड गर्ल। प्रिया एक अच्छी लड़की है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सिंपल, प्रिया। प्रिया सब्जेक्ट है और एक नाउन भी, राइट, दिस इज द सब्जेक्ट। अब अगर मैं दूसरा सेंटेंस में लिखूं कि टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, तो टू स्विम क्या ये एक सब्जेक्ट के जैसे, एक नाउन के जैसे इस सेंटेंस में नहीं है? हाँ, ये तो एक सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है कि तैरना एक अच्छा एक्सरसाइज है। सो हियर दिस इज अ वर्ब, स्विम, तैरना इज एन एक्शन, इज अ वर्ब विच इज बीन जॉइंड टू टू के साथ लगा हुआ है, बट इट इज वर्किंग एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस।
सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, एक नाउन की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये एक इन्फिनेटिव है। यहाँ पे मैंने दो और सेंटेंसेस लिखे हैं। इन्फिनेटिव को हम इजीली यहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हैं। पहला सेंटेंस है टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी। हमारे पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करना हमारी ड्यूटी है। इन्फिनेटिव क्या है? टू रेस्पेक्ट, जो कि काम कर रहा है सब्जेक्ट की तरह, यानी कि नाउन की तरह। नेक्स्ट सेंटेंस, टू फाइंड फॉल्ट इज ईजी। गलतियां निकालना आसान है। टू फाइंड फॉल्ट इज ईजी। यहाँ पे इन्फिनेटिव क्या है? टू फाइंड। वर्ब है फाइंड, जिसके साथ टू लगा है, तो ये एक इन्फिनेटिव है, और यहाँ पे ये एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि जब इन्फिनेटिव सेंटेंस में नाउन का काम करते हैं तब हम उसको सिंपल इन्फिनेटिव कहते हैं। सिंपल इन्फिनेटिव कहेंगे जब ये एक नाउन का काम करेगा एक सेंटेंस में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इन्फिनेटिव्स यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस देखिए, बहुत आसान है। आई लव चॉकलेट्स। मुझे चॉकलेट पसंद है। आई लव चॉकलेट्स, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट है, लव एक मेन वर्ब है, और चॉकलेट्स जो है वो ऑब्जेक्ट है और एक नाउन भी है, राइट? चीज का नाम, खाने की चीज का नाम। आई लव टू डांस, दिस इज ऑल्सो द ऑब्जेक्ट। ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये एक इन्फिनेटिव है, क्योंकि डांस इज द वर्ब, is the base form of a verb which is used along with to, and this is acting as a noun in this sentence. यहाँ पे एक नाउन के जैसे काम कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट के जैसे काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं। पहला है राहुल प्लेस कार्ड्स। ऑब्जेक्ट क्या है? कार्ड्स। ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है कार्ड्स। दूसरा सेंटेंस, राहुल लाइक्स टू प्ले कार्ड्स। यहाँ पे टू प्ले इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। ये एक वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब यानी जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। सो राहुल लाइक्स टू प्ले कार्ड्स, दिस इज ऑल्सो एन इन्फिनेटिव एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, राइट? तो ये किस तरह का इन्फिनेटिव होगा? अगर मैं पूछूं कि ये क्या इन्फिनेटिव है और कैसे यूज हुआ है, बताइए। पहले तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। सेकेंडली ये एक नाउन के जैसे यूज हो रहा है, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यूजुअली नाउन्स ही होते हैं। थर्डली दिस इज अ सिंपल इन्फिनेटिव, क्योंकि जो भी इन्फिनेटिव्स नाउन के जैसे एक सेंटेंस में यूज होते हैं उनको हम सिंपल इन्फिनेटिव्स कहते हैं। कई बार एक सेंटेंस में इन्फिनेटिव को एज अ वर्ब कॉम्प्लीमेंट भी देखा जाता है। कॉम्प्लीमेंट यानी एक एक्सप्रेशन के मीनिंग को, मतलब को कंप्लीट करने के लिए जिसकी ज़रूरत होती है। एक सेंटेंस में कोई भी एक्सप्रेशन हो, चाहे वो नाउन हो, वर्ब हो, कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच एक सेंटेंस में एक्सप्रेशन है, उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जब हम एक दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच को यूज़ करते हैं तब हम उसका कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, हिज ग्रेटेस्ट प्लेजर इज टू सिंग। इन्फिनेटिव है टू सिंग, राइट? ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है वर्ब को, इसको, ठीक है। सिमिलरली हिज कस्टम इज टू राइट डेली। कस्टम इज टू राइट डेली। पहला सेंटेंस, हिज ग्रेटेस्ट प्लेजर, उसका सबसे बड़ा प्लेजर है क्या? सबसे बड़ा प्लेजर है टू सिंग, गाना गाना उसका सबसे बड़ा प्लेजर है। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है इज, उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इन्फिनेटिव टू सिंग है। हिज कस्टम इज टू राइट डेली। यहाँ पे भी देखिए वर्ब इसके बाद यूज हुआ है इन्फिनेटिव, सो इट इज यूज्ड एज अ वर्ब कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हम इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, यानी कि एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट के रूप में जब इन्फिनेटिव आता है तब हम उसको बोल सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, उसको यूज किया गया है सेंटेंस में। जैसे कि ही हैड नो चॉइस बट टू ओबे, उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी ओबे करने के अलावा, राइट? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द स्पीकर इज अबाउट टू बिगिन। द स्पीकर
स्पीकर जो है वो शुरू करने वाले हैं, यानी कि वो बोलना शुरू करने वाले हैं। सो द स्पीकर इज अबाउट टू बिगिन। यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है? अबाउट। अबाउट एक प्रीपोजिशन है और उसके तुरंत बाद देखिए टू बिगिन, जो कि ऑब्जेक्ट के जैसे काम कर रहा है, एक नाउन के जैसे काम कर रहा है, एंड इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, क्योंकि देखिए प्रीपोजिशन के तुरंत बाद ये आया है। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा सेंटेंस, जो भी हमने एग्जाम्पल्स देखे, वहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज़ या तो एक सब्जेक्ट के रूप में किया गया था या तो एक ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी कि वो एक सिंपल इन्फिनेटिव्स थे जो कि नाउन के जैसे काम कर रहे थे। अब हम पढ़ेंगे जेरेंडियल इन्फिनेटिव्स के बारे में। जेरेंडियल इन्फिनेटिव्स क्या करते हैं? क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई किस चीज़ को करते हैं? अगर ये नाउन को क्वालिफाई करेंगे, यानी नाउन को डिस्क्राइब करेंगे, नाउन के बारे में बताएंगे, तो ये एडजेक्टिव का काम करेंगे, क्योंकि नाउन को कौन डिस्क्राइब करता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? थोड़ा सा मैं आपको इसका बेसिक बता देती हूँ ताकि इजी हो समझने में। स्ट्रॉन्ग गर्ल, यहाँ पे गर्ल क्या है? गर्ल एक कॉमन नाउन है, राइट? नाउन है। डिस्क्राइब इसको कौन कर रहा है? गर्ल कैसी है? लड़की स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्या कर रहा है? स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव है जो कि नाउन गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है। टॉल बिल्डिंग, नाउन क्या है यहाँ पे? बिल्डिंग नाउन है। बिल्डिंग एक नाउन है और टॉल क्या कर रहा है? बिल्डिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये है एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन को क्वालिफाई करना। अच्छा, अगर वर्ब को कोई चीज़ डिस्क्राइब कर रही है, वर्ब को कोई चीज़ क्वालिफाई कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है या फिर क्वालिफाई कर रही है, तो वो क्या होगा? वो होगा एडवर्ब। जैसे कि सिंगिंग, गाना गाना। सिंगिंग एक वर्ब है ना। लाउडली मतलब बहुत जोर से। तो ये जो एक्शन है सिंगिंग, इसको कौन डिस्क्राइब कर रहा है? जोर से गाना गाना। तो ये है एडवर्ब जो कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। मूव यानी हटो, मूव। इसके साथ अगर क्विकली लगा दूं तो क्विकली क्या कर रहा है? मूव को क्वालिफाई कर रहा है, यानी मूव को डिस्क्राइब कर रहा है। मूव क्या है? वर्ब है, एक एक्शन है ना, मूव। अब इसको कौन डिस्क्राइब कर रहा है? क्विकली, जल्दी जल्दी हटो। सो क्विकली यहाँ पे क्या होगा? एडवर्ब। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है एडवर्ब। यानी फिर से एक बार देख लेते हैं, नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमको नाउन के बारे में बताते हैं, नाउन की क्वालिटी को बताते हैं। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं एडवर्ब, और वर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं एडवर्ब। बहुत आसान है, जब मैं आपको सेंटेंसेस में समझाऊंगी तो आप इजीली समझ जाएंगे। एक और चीज़, जब हम इन्फिनेटिव को एज अ नाउन यूज़ करते हैं, एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, तब हम उसको क्या कहते हैं? सिंपल इन्फिनेटिव। जब हम उसको क्वालिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं एज एन एडवर्ब और एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, तब हम उसको कहते हैं जेरेंडियल इन्फिनेटिव, ओके, और क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव, राइट? तो जेरेंडियल इन्फिनेटिव का पहला टाइप देखिए, टू क्वालिफाई अ वर्ब, यानी कि वर्ब के पर्पस को दिखाएगा। ये पहला टाइप देखिए है, ही केम टू सी मी। यहाँ पे वर्ब, मेन वर्ब क्या है? केम। केम एक वर्ब है, वो आया। क्यों आया? पर्पस क्या था उसके आने का? मुझे देखने के लिए, टू सी मी। सो यहाँ पे ये जो टू सी है, ये क्वालिफाई कर रहा है इस वर्ब को। और वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है? अभी मैंने बताया, वर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब। सो यहाँ पे ये जो इन्फिनेटिव है वो एडवर्ब के जैसे काम कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही आसान है। वी ईट टू लिव, हम खाते हैं। क्यों? क्या पर्पस है खाने का? जीने के लिए। हम खाते हैं जीने के लिए। सो वी ईट, ईट यहाँ पे वर्ब है। टू लिव, वर्ब का पर्पस है ये, टू लिव।
So this is also qualifying the verb eat and acting as an adverb. अब हम देखेंगे यूज ऑफ इन्फिनेटिव टू क्वालिफाई अ नाउन. नाउन का एक सेंटेंस में पर्पस क्या है उसको बताने के लिए कैसे इन्फिनेटिव को यूज किया गया है. पहला सेंटेंस देखिए, ही इज अ मैन टू बी एडमायर्ड. एक चीज ध्यान रखिए, पहले भी मैंने जो आपको एग्जाम्पल बताया, जब इन्फिनेटिव जो है वो क्वालिफाई कर रहा था वर्ब को, तब इन्फिनेटिव जो पार्ट है वो वर्ब के तुरंत बाद आया. राइट, वी ईट टू लिव. ईट वर्ब था, उसके तुरंत बाद आया टू लिव. तो जब हम उसको इन्फिनेटिव को क्वालिफाई करने के लिए यूज कर रहे हैं तो वो जिस चीज को क्वालिफाई कर रहा है उसके तुरंत बाद आएगा. यानी ही इज अ मैन टू बी एडमायर्ड. मैन क्या है यहाँ पे? नाउन. इसके बाद देखिए टू बी, ये है इन्फिनेटिव जो कि क्वालिफाई कर रहा है नाउन मैन को. राइट, सो इन्फिनेटिव जिस चीज को क्वालिफाई कर रहा है यूजुअली उसके तुरंत बाद ही वो आता है. दिस इज द टाइम टू स्पीक. यहाँ पे बताइए क्या है? नाउन क्या है हमारा? टाइम नाउन है. टू स्पीक जो है वो हमारा इन्फिनेटिव है जो क्वालिफाई कर रहा है टाइम को. दिस इज द टाइम टू स्पीक. टाइम का पर्पस बता रहा है कि ये समय है. किस चीज का समय है? बोलने का. टू स्पीक. व्हेन द इन्फिनेटिव इज क्वालिफाइंग अ नाउन, इट इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव ही नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन के पर्पस को बताता है. सो हियर द इन्फिनेटिव इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव एंड नाउन के तुरंत बाद आ रहा है. देखिए, राइट. अब हम देखेंगे कि इन्फिनेटिव का यूज कैसे हम एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए यूज करते हैं. तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेंगे यानी एडजेक्टिव के तुरंत बाद आएगा हमारा इन्फिनेटिव. दिस फ्लावर इज स्वीट टू स्मेल. यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? स्वीट. एडजेक्टिव्स यूजुअली क्वालिटी को बताते हैं या क्वांटिटी को बताते हैं किसी भी चीज़ की. तो यहाँ पे फ्लावर की क्वालिटी को बता रहा है कि फ्लावर का जो स्मेल है वो स्वीट है, और इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है ये टू स्मेल. स्वीट टू स्मेल, ये हो गया हमारा एडवर्ब. इन्फिनेटिव यूज्ड एज एडवर्ब क्योंकि एडवर्ब्स एडजेक्टिव्स को क्वालिफाई करते हैं. मैंगोज आर गुड टू ईट. आप बताओ यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव क्या है? मैंगोज की क्वालिटी, नाउन की क्वालिटी कौन बता रहा है? कौन सा वर्ड बता रहा है? गुड. तो ये हमारा एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव के तुरंत बाद हमारा ये इन्फिनेटिव आया है टू ईट जो कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है. तो ये हमारा हो गया इन्फिनेटिव एक्टिंग एज एन एडवर्ब. So these are basically gerundial infinitive और qualifying infinitive. अब हम जानेंगे bare infinitives के बारे में, यानी infinitives without to, जो बिना to के यूज होते हैं सेंटेंस में. तो अगर सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि bid, make, need, see, hear, let, तब हम bare infinitives का यूज करेंगे. मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ. पहला सेंटेंस मेक हिम स्टैंड. यहाँ पे मेक भी एक वर्ब है जिससे सेंटेंस शुरू हुआ है. मेक हिम स्टैंड, यहाँ पे ये जो स्टैंड है ये इन्फिनेटिव है बिना टू का इन्फिनेटिव. तो स्टैंड जो है दैट इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब बट विदाउट टू, एंड दिस इज अ बेयर इन्फिनेटिव. नेक्स्ट सेंटेंस भी देखिए, लेट. मैंने आपको कहा था बिड, मेक, नीड, सी, हियर, लेट, ऐसे जब वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, ऐसे जब वर्ब्स हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में यूजुअली, तब हम बेयर इन्फिनेटिव्स को यूज़ करते हैं. जैसे कि लेट हिम सिट. यहाँ पे ये जो सिट है ये बेयर इन्फिनेटिव है. आई हर्ड हिम शाउट. सो आई हर्ड यहाँ पे क्या है? एक वर्ब है, और ये जो लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हुआ है शाउट, जो कि एक बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है. बेस फॉर्म मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था. ये हमारा इन्फिनेटिव है. यहाँ पे वर्ड्स जैसे कि विल, वुड, शाल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, इनके साथ भी जब हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को लगाते हैं तो उसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहेंगे. कैसे वर्ड्स के आगे? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मस्ट, इनके साथ जब हम
बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब को लगाते हैं तो उसको भी हम इन्फिनेटिव बोलेंगे, बेयर इन्फिनेटिव, यानी कि विदाउट टू। यू शुड वर्क, हियर ये जो वर्क है ये है बेयर इन्फिनेटिव। यू शुड वर्क हार्डर। आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये जो स्पीक है ये बेयर इन्फिनेटिव है। आई विल पे द बिल, ये जो पे है ये भी बेयर इन्फिनेटिव के जैसे काम कर रहा है। कुछ वर्ड्स जैसे कि हैड बेटर, हैड रैदर, वुड रैदर, रैदर देन, इनके साथ भी हम बेयर इन्फिनेटिव्स को लगाते हैं। जैसे आई वुड रैदर डाई देन सफ़र। सो आई वुड रैदर, ये जो डाई है, डाई यहाँ पे इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव। आई वुड रैदर डाई देन सफ़र। यू हैड बेटर आस्क परमिशन। सो ये हमारा बेयर इन्फिनेटिव हैड बेटर, हैड रैदर, वुड रैदर, रैदर देन ऐसे वर्ड्स के साथ भी जुड़ता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। तो पहला सेंटेंस देखिए, द मैंगो इज़ फिट टू ईट। द मैंगो इज़ फिट टू ईट, इन्फिनेटिव यहाँ पे इजीली पॉइंट आउट हो जाएगा। टू ईट इन्फिनेटिव है। उससे पहले ये जो फिट है ये क्या है, ये क्या काम कर रहा है सेंटेंस में? ये मैंगो की क्वालिटी को बता रहा है कि मैंगो फिट है। सो मैंगो की क्वालिटी यानी नाउन की क्वालिटी, नाउन की क्वालिटी को बताता है हमें एडजेक्टिव। सो फिट यहाँ पे एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के तुरंत बाद ये टू ईट जो कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। सो दिस इज अ जेरेंडियल इन्फिनेटिव which is qualifying the adjective fit and acting as an adverb, क्योंकि adjective को adverb ही qualify करता है। I hope ये clear है। Next, to respect our elders is our duty। Infinitive क्या है? To respect, जो कि sentence में subject के जैसे काम कर रहा है, यानी कि noun के जैसे काम कर रहा है, यानी कि ये एक simple infinitive है। noun के जैसे काम करता है, simple infinitive। So, to respect elders is our duty। Next sentence, I heard him cry। जब भी हम सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, bid, make, let, hear, तब हम बेयर इन्फिनेटिव को लगाते हैं। तो यहाँ पे ये जो heard है, ये वर्ड से हमको समझ में आ रहा है कि ये हमारा इन्फिनेटिव है, cry, जो कि है बेयर इन्फिनेटिव। नेक्स्ट, he is a man to be admired। इन्फिनेटिव क्या है? to be। यूज किसके बाद हुआ है? man के बाद। man यहाँ पे क्या है? noun। noun के पर्पस को दिखाता है adjective। so this infinitive is qualifying the noun। so ये है gerundial infinitive acting as adjective। He is afraid to speak। To speak is the infinitive। Afraid यहाँ पे adjective है, क्योंकि pronoun he को describe कर रहा है कि वो afraid है, वो डरा हुआ है। To speak, right? So this infinitive is showing the purpose of this adjective। Adjective के purpose को दिखा रहा है, adjective को qualify कर रहा है। So this is a gerundial infinitive and it is acting as an adverb। नेक्स्ट, ही केम टू सी मी। टू सी इन्फिनेटिव है, केम यहाँ पे वर्ब है। सो ये वर्ब के पर्पस को दिखा रहा है कि वो आया, क्यों आया? मुझे देखने। दिस इज एक्टिंग एज एन एडवर्ब क्वालिफाइंग अ वर्ब एंड अ जेरेंडियल इन्फिनेटिव। ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। ही लाइक्स टू प्ले, उसे पसंद है क्रिकेट खेलना। यहाँ पे सिंपली ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट के जैसे काम कर रहा है। उसे क्या पसंद है? क्रिकेट खेलना पसंद है। जैसे कि हम अगर सिंपली बोले एक सेंटेंस में, इसकी जगह पे एक नाउन लगा सकते हैं। ही लाइक्स चॉकलेट्स, उसे चॉकलेट्स पसंद है। ही लाइक्स फुटबॉल, उसे फुटबॉल पसंद है, तो वो एक नाउन हो जाएगा। सो दिस इज सिंपली एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ये और सिंपल इन्फिनेटिव है जो कि एक नाउन के जैसे काम कर रहा है। The show is about to begin। To begin हमारा इन्फिनेटिव है जो कि
प्रीपोजिशन अबाउट के बाद यूज हुआ है, तो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन के जैसे यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट के जैसे यूज हुआ है, इसीलिए ये एक सिंपल इंफिनिटिव है। यहाँ पे देखिए दो सेंटेंसेस हैं अलग अलग, क्या हम इनको जोड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ इंफिनिटिव, विद द हेल्प ऑफ एन इंफिनिटिव? देखते हैं। पहला सेंटेंस है एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी, हर एक को अपना ड्यूटी करना चाहिए। दूसरा सेंटेंस है इंडिया एक्सपेक्ट्स दिस ऑफ एवरी मैन, इंडिया हर इंसान से, हर नागरिक से ये एक्सपेक्ट करता है। तो इन दोनों सेंटेंस को हम इंफिनिटिव के थ्रू जोड़ सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी, इंडिया एक्सपेक्ट्स दिस ऑफ एवरी मैन। इंडिया को पहले ले लेते हैं, इंडिया एक्सपेक्ट्स every man to do his duty। बन गया हमारा एक सेंटेंस with the help of a infinitive। नेक्स्ट सेंटेंस, एवरी क्रिकेट टीम हैज अ कैप्टन, हर क्रिकेट टीम का अपना एक कैप्टन रहता है। ही डायरेक्ट्स अदर प्लेयर्स, वो दूसरे प्लेयर को डायरेक्शंस देता है। ही डायरेक्ट्स अदर प्लेयर्स। इनको जोड़ने के लिए हम कैसे एक इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं? एवरी क्रिकेट टीम हैज अ कैप्टन, ही को हटा देंगे, टू डायरेक्ट अदर प्लेयर्स। एवरी क्रिकेट टीम हैज अ कैप्टन टू डायरेक्ट अदर प्लेयर्स। यहाँ पे टू डायरेक्ट हमारा इन्फिनेटिव है। अब यहाँ पे मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं अलग अलग। आई स्पीक द ट्रूथ, मैं सच बोलती हूँ। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट, मैं डरती नहीं हूँ। तो इन दोनों सेंटेंसेस को आपको जोड़ना है विद द हेल्प ऑफ एन इन्फिनेटिव, राइट? तो ये मेरे व्यूअर्स मुझे बताएंगे कि इनको हम कैसे जोड़ सकते हैं with the help of an infinitive। आई होप कि आपको आज का ये जो इन्फिनेटिव का टॉपिक था ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।